हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज एफएल इंडिया के बारे में एक अपडेट आया है, उसके बारे में बात करने वाले और उसका एफएल इंडिया के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा उसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ। जो एफएल इंडिया का प्राइस आप देख रहे हैं कुछ दिनों से ये इसमें थोड़ा गिरावट चल रहा है या फिर 4500 4600 के आसपास ही चल रहा है। पहले से थोड़ा गिरावट हुआ है और कुछ तेज़ी भी नहीं देखने को मिल रही है। तो ये क्यों हो रहा है सब कुछ इस न्यूज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। एफएल से रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगी तो इस चैनल पे आपको ज़रूर मिल जाएगी। फिलहाल आप देख सकते हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो अभी इसका प्राइस चल रहा है 4608 रुपीज़। अभी मैं 11 बजे सुबह ये वीडियो बना रहा हूँ। तो एफएल को लेकर के जो अपडेट है दोस्तों कि एफएल को एक लिस्ट में शामिल कर लिया गया है, उसको कहते हैं एएसएम यानी एडिशनल सर्विलेंस मेजर। और एडिशनल सर्विलेंस मेजर क्या होता है वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। और इसमें जो शामिल अगर किसी स्टॉक को किया जाता है, क्यों किया जाता है और वो इससे बाहर कैसे आ सकता है, वो सब कुछ मैं आपको आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दोस्तों, एएसएम के बारे में जो मैं बताऊंगा आपको तो उसको अच्छी तरह समझने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फिर आप अगर स्किप करके देखेंगे तो हो सकता है कि आपको पूरी तरह से समझ में नहीं आए कि क्या एफएल के साथ हो रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप एनएससी की वेबसाइट पर देख सकते हैं ये जो एएसएम है क्यों लगाया जाता है। जो एएसएम फ्रेमवर्क होता है वो क्यों लगाया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। अगर आप देखेंगे तो एएसएम के अंदर किसी स्टॉक को एडिशनल सर्विलेंस मेजर के अंदर इसलिए डाला जाता है ताकि जो वो स्टॉक है उस स्टॉक्स में जो इन्वेस्टर्स हैं, जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, उनकी सेफ्टी बनी रहे। और जो एएसएम में जब किसी स्टॉक को डाल दिया जाता है उसमें कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जिसकी वजह से तो उस स्टॉक में यहाँ पर सेबी ने एडवाइस दिया है इन्वेस्टर्स को कि उसमें इन्वेस्टमेंट को लेकर के थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहिए। और किन कारणों से एएसएम में डाला जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। तो देखिए क्यों डाला जाता है। हाई लो वेरिएशन, अगर किसी स्टॉक का जो प्राइस है उसमें हाई और लो में वेरिएशन हो, यानी कि आप देखेंगे अगर एफएल का एग्जांपल आप ले लेते हैं तो उसमें ही आप देखेंगे कि जो उसका प्राइस है वो जो भी उसका स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है उससे 5% ऊपर चला जाता था, फिर 5% नीचे भी आ जाता था। तो इस तरह का जो वेरिएशन होता है तो इस किसी भी स्टॉक में अगर ऐसा होता है तो उसको कुछ दिनों तक वॉच करती है एक्सचेंज। फिर अगर उसको लगता है कि यहाँ सही नहीं हो रहा तो फिर उसको एएसएम में डाल देती है। इसके अलावा दूसरा जो है दोस्तों वो है यहाँ पर क्लाइंट कंसंट्रेशन देख सकते हैं। तो क्लाइंट कंसंट्रेशन जो है उसमें अगर ऐसा होगा कि कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स वही उनमें ज़्यादा ट्रेड कर रहे हैं, ज़्यादा जो बाइंग करते हैं या ज़्यादा सेल कर रहे हैं एक बार में हेवी अमाउंट, तो अगर ऐसा किसी स्टॉक में हो रहा हो। इसके अलावा और भी फैक्टर्स है जैसे क्लोज टू क्लोज प्राइस वेरिएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी के लिए भी अलग अलग क्राइटेरिया फिक्स रखा हुआ है एक्सचेंज ने कि इतना मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा तो उस पर क्या क्या क्राइटेरिया बाकी लागू हो सकता है। वॉल्यूम वेरिएशन का मतलब है कि किसी स्टॉक में डेली जितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है या उसका मंथली जितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है उसका कुछ परसेंटेज निकाला जाता है। वो एक ऐसा नंबर होना चाहिए जो उनका क्राइटेरिया होता है एक्सचेंज का, उसके हिसाब से अगर नहीं आता है, कुछ ज़्यादा हो जाता है तो फिर उस स्टॉक में जो सेबी है उसको एएसएम में डाल देती है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जैसे पीई, अगर पीई बहुत हाई हो जाए, जैसे आप अगर एफएल इंडिया का पीई देखेंगे तो ये 92 में चल रहा है। 92 जो पीई है काफ़ी हाई है और बाकी सेक्टर पीई देखेंगे तो वो काफ़ी कम चल रहा है, वो आपका 25 के आसपास चल रहा है। तो इसी वजह से जब भी किसी स्टॉक के साथ ऐसा होता है तो उसको डाल दिया जाता है एडिशनल सर्विलेंस मेजर में। और यही हुआ है यहाँ पर एफएल इंडिया के साथ। आगे अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर ये 7 क्राइटेरिया बनाया गया जब किसी को लॉन्ग टर्म सर्विलेंस मेजर में डाला जाता है, लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलेंस मेजर में। तो ये 7 क्राइटेरिया यहाँ पर जो है ये देखा जाता है। इसमें से किसी एक में भी अगर स्टॉक रहे तो फिर उसको एएसएम लिस्ट में डाल दिया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारा क्राइटेरिया बताया है। एनएससी की वेबसाइट पर भी अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा। और ये जो क्राइटेरिया में डाला गया है तो फिलहाल जो रूल है इसके लिए वो क्या है वो मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। देखिए, अगर किसी भी स्टॉक को यहाँ पर डाल दिया गया अगर स्टेज 4 में, जैसे कि स्टेज 4 में डालने के लिए ऐसा भी होता है कि स्टेज 1 में पहले किसी स्टॉक को डाला गया है, अगर जब स्टेज 1 से उसको निकलने का टाइम आएगा, जब रिव्यू किया जाएगा तो उसको स्टेज 2 में डाल दिया जाता है अगर उसने वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं किया जो बाहर निकलने के लिए चाहिए। और इसी तरह से स्टेज 2 में भी नहीं किया तो 3 और 4 हो जाता है। लेकिन अभी जो है ऐसा भी किया जा सकता है कि डायरेक्टली किसी स्टॉक को स्टेज 4 में डाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि पहले 1 में डाला जाएगा, क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होगा बाहर आने का, तब 2 में 3 में, ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अगर चाहे तो डायरेक्टली भी स्टेज 4 में एक्सचेंज डाल सकती है। और एक्सचेंज ने अभी ऐसा ही किया है, एफएल इंडिया को भी डायरेक्टली स्टेज 4 में ही डाल दिया है।
सीधे स्टेज 4 में यहाँ पर डाल दिया गया है एफएल इंडिया को भी। और अगर किसी भी स्टॉक को स्टेज 4 में डाला जाता है तो फिर यहाँ पर देखिए मिनिमम 90 डेज कैलेंडर डेज के लिए उसको वहाँ पर मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो अभी 90 कैलेंडर डेज तक जो भी स्टेज 4 में होता है जो भी स्टॉक, उसको मॉनिटरिंग किया जाएगा। और 90 कैलेंडर डेज जब पूरा हो जाएगा तो उसके बाद उसका रिव्यू किया जाएगा। वो वीकली रिव्यू होता है, वीकली रिव्यू किया जाएगा 90 कैलेंडर डेज पूरा होने के बाद। अगर उसमें स्टॉक में देखा जाता है कि हाँ अब इस स्टॉक में ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है जो नहीं होनी चाहिए थी, वो बंद हो गई है, तो फिर उस स्टॉक को स्टेज वाइज बाहर किया जाता है। और अगर मान लीजिए वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है, तो फिर जो बाहर निकलने के लिए जो क्राइटेरिया है स्टेज 4 से वो फुलफ़िल नहीं कर पाती है, तो फिर उसको क्या कर सकती है एक्सचेंज, स्टेज 4 में ही उसको दोबारा वहीं पर छोड़ सकती है। स्टेज 4 में ही उसको दोबारा रिटेन कर देगी कि वो स्टेज 4 में ही रहेगा। और तब तक के लिए छोड़ सकती है जब तक कि वो बाहर निकलने के लिए जो क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई नहीं करे। तो फिलहाल एफएल इंडिया भी स्टेज 4 में ही है और ये जो भी टर्म्स है उसके ऊपर भी लागू हो रही है। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो आगे भी बहुत सारी डिटेल्स बताई गई है एएसएम के बारे में। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर बैंक्स उनको जो है इनसे बाहर रखा गया है। यानी उन पर ये एएसएम वाला जो रूल है जो एएसएम में डाला जाता है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज और पब्लिक सेक्टर बैंक्स पर ये लागू नहीं होता है। और यहाँ पर उसके बाद देखिए आगे क्या है, आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बताया गया कि स्टेज 1 में अगर कोई रहता है कोई स्टॉक एएसएम लॉन्ग टर्म एएसएम में, तो उसके ऊपर यहाँ पर क्या लागू होगा, या 100% मार्जिन उसका कर दिया जाता है, ये एप्लीकेबल होता है। स्टेज 2 में अगर है तो वहाँ पर उसका प्राइस बैंड जो नियर प्राइस बैंड है लोअर लेवल का, वहाँ पर उसको रिड्यूस किया जाता है और फिर 100% मार्जिन तो कर ही दिया जाता है। स्टेज 3 में है, यहाँ पर भी जो प्राइस बैंड है उसमें आगे जो लोअर उसका नेक्स्ट लोअर लेवल है उसमें टाइम पर वो जो उसका प्राइस बैंड है वो लो होते जाता है और उसके बाद मार्जिन तो 100% सब में कर दिया जाता है। और अगर स्टेज 4 में देखें तो स्टेज 4 में यहाँ पर लिखा हुआ है सेटलमेंट सेल बी ऑन ग्रोस बेसिस विथ 100% मार्जिन फॉर ऑल क्लाइंट्स एंड 5% प्राइस बैंड। यानी कि जितने भी क्लाइंट्स हैं जो भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं या जो भी इसमें ट्रेडिंग करेंगे तो 100% मार्जिन सबके लिए कर दिया जाता है। और प्राइस बैंड जो फिक्स कर दिया जाता है 5% का, तो 5% का प्राइस बैंड फिक्स कर दिया जाता है। यानी कि अब जो स्टॉक है वो या तो 5% ऊपर जाएगा या 5% नीचे आएगा। इसके अलावा जो स्टॉक है उसमें अगर 100% मार्जिन कर दिया गया तो अगर 100% मार्जिन इंट्राडे में कर दिया जाए तो फिर तो इंट्राडे का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। क्योंकि आप देखिए ऐसे क्या होता है 100 का माल आप 20 में खरीदते हैं अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो, लेकिन अब अगर 100% मार्जिन कर दिया जाए तो फिर आपको 100 रुपये का सामान खरीदने के लिए 100 रुपये लगाने ही पड़ेंगे। तो इंट्राडे का तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। अब तो फिर कोई भी इसमें इंट्राडे करेगा ही नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा तो होने वाला ही नहीं है, इंट्राडे का मार्जिन तो मिलेगा ही नहीं। तो फिर उसमें क्या होगा, डिलीवरी उठाया जाएगा। और यही नहीं, इसमें ये भी कर दिया जाता है कि अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया, आपने डिलीवरी उठा ली अगर ऐसे स्टॉक की, जैसे एफएल की ही बात कर लें हम, तो एफएल की ही अगर आपने डिलीवरी उठा ली है तो आप उसमें से अब एग्जिट भी नहीं कर पाएंगे T+2 डेज़ के पहले। यानी जब तक कि जो स्टॉक आपने बाय किया वो आपके डीमेट में नहीं आता है आप उससे एग्जिट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि पहले ऐसा होता था, अगर जब तक इस कैटेगरी में नहीं था कि आपने अगर डिलीवरी भी उठाया है किसी स्टॉक का या एफएल में ही उठा लिया है तो आपने आज ही सेम डे उठाया और फिर आपको लगा कि उसको सेल कर देना चाहिए, भले आपको कुछ प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ जो भी, अगर आप सेम डे डिलीवरी को भी सेल करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं थी, सेल हो जाता था। लेकिन अब अगर आपने एंट्री ले लिया तो आप T+2 डेज़ के पहले एग्जिट नहीं कर पाएंगे उस स्टॉक में से। और यहाँ पर देखिए जो कैसे बाहर होना है उसके बारे में बताया गया। जब भी कोई भी सिक्योरिटी जो भी स्टॉक है वो 90 डेज़ का लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क पूरा कर लेगा तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है बाहर होने के लिए। और बाहर होने के लिए जो एलिजिबल होता है वो स्टेज वाइज एग्जिट होगा। यानी कि 90 डेज़ के बाद उसका रिव्यू होगा, फिर स्टेज 3 में जाएगा, वहाँ पर फिर उसके बाद वहाँ पर रिव्यू होगा, फिर स्टेज 2 में जाएगा, फिर हफ्ता करके इस तरह से स्टेज 1 में इस तरह से वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पर बताया भी गया है कि देखिए वीकली बेसिस पे ही होगा। स्टेज जो आगे बढ़ेगा स्टेज 4 से 3 में गया, फिर वहाँ हफ्ता भर के बाद स्टेज 2 जाएगा। यहाँ आगे देख लेते हैं क्या बताया गया है। स्टॉक्स इन स्टेज 1 शैल बी एलिजिबल फॉर एग्जिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म एएसएम फ्रेमवर्क। अगर जो स्टेज 1 में जो भी स्टॉक्स है वो एग्जिट कर सकती है अगर उसका 90 डेज़ पूरा हो गया है और वो फुलफिल करिए बाहर होने के लिए तो उसको सीधे बाहर कर दिया जाएगा। अगर स्टॉक कोई स्टेज 4 में है
और इसको स्टेज 3 में जाना है। तो 90 डेज़ पूरा होने के बाद उसका वीकली एनालिसिस किया जाएगा, उसमें अगर वीकली रिव्यू में सही पाया जाता है तो स्टेज 3 में जाएगा। अब स्टेज 3 में कोई स्टॉक आ गया तो फिर से उसका बाद में वीकली रिव्यू होगा, वहाँ से स्टेज 2 में जाएगा, फिर स्टेज 2 से फिर इसी तरह से स्टेज 1 में जाएगा, और फिर उससे सब कुछ सही रहता है तो फिर वहाँ से बाहर हो जाएगा। तो ये सारा क्राइटेरिया है ASM का, और ये सारा जो भी कुछ है ये सब कुछ FL पे भी लागू हो रहा है। देखिए दोस्तों, जो ये BSE इंडिया की वेबसाइट और यहाँ पर एक नोटिस आप देख सकते हैं 4 जून 2021 का है, जिसमें जो लेटेस्ट जॉइंट सर्विलेंस मीटिंग हुआ था एक्सचेंज और सेबी के बीच में, और जो पहले का जो रिवाइज्ड क्राइटेरिया था ASM में डालने के लिए उसको लागू किया गया है। ये 4 जून 2021 का लेटेस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं नोटिस है। और जो ASM है इसको स्टार्टिंग में सबसे पहले लागू किया गया था 21 मार्च 2018 को। उसके बाद इसको समय समय पर मॉडिफाई किया जाता रहा है, जैसे अक्टूबर 27 2018 को, उसके बाद 2019 में भी हुआ है, 2020 में भी हुआ है, लास्ट जुलाई 2020 में हुआ था 22 जुलाई को। उसके बाद से ये क्राइटेरिया ही चल रहा है, और यही ASM के अंदर क्राइटेरिया के अंदर किसी भी स्टॉक को उसमें डाला जाता है। दोस्तों, ये जो BSE इंडिया का 4 जून का नोटिफिकेशन है, इसका मैंने लिंक भी डाल दिया डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहेंगे तो लिंक से भी इसको खोल करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो FL के बारे में और ASM के बारे में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको FL पे इसका क्या इफेक्ट होने वाला है वो बता दे रहा हूँ। देखिए, जब FL का प्राइस जब था 3700 के आसपास ही, कभी किसी भी प्राइस पे आपने देखा होगा, तो इसमें पहले ऐसा हो रहा था कि अचानक आपने देखा होगा जब मार्केट खुलता एक आध घंटा होता तो ये 5% सर्किट पर आपको दिखाई देता था, और फिर अचानक यहाँ से इसका जो प्राइस है 2 घंटे बाद देखा आपने तो गिर करके -5% हो जाता था, और फिर जब है बाद में इसकी क्लोजिंग होती थी 5% अपर सर्किट पे जब मार्केट क्लोज होता था। तो इसमें होता क्या था कि जब लिमिटेड नंबर ऑफ क्लाइंट्स इसमें ट्रेड करते हैं तो वो क्या करते हैं कि इस प्राइस पे उन्होंने हेवी वॉल्यूम बाई कर लिया। अब वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा बाई होगी तो स्टॉक तो आगे जाएगा ही, तो यहाँ पर 5% तक भाग गया और यहाँ पर उन्होंने सेल कर दिया, यहाँ प्रॉफिट बुक कर लिया। अब फिर जब सेल हुआ हेवी तो यहाँ से गिर करके ये यहाँ माइनस में आ गया। अब फिर उन्होंने जब माइनस पे आया तो यहाँ दोबारा बाइंग कर ली, और फिर दोबारा बाइंग हुई तो फिर ये दोबारा अपर सर्किट पर क्लोजिंग हुआ। तो इस तरह से वो डबल प्रॉफिट यहाँ पर गेन करते थे। तो ऐसा जब किसी स्टॉक्स में होता है, जैसा FL में मैंने नोटिस किया था, आपने भी शायद नोटिस किया हो, तब वो सेबी की रडार पर आ जाता है और फिर एक्सचेंज देखती है कि अगर ऐसा किसी स्टॉक में हो रहा है उसको काफ़ी दिनों तक वॉच किया जाता है लगातार। अगर ऐसा होता है तो फिर उसको ऐसे में डाल दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आप देख रहे होंगे कि जब भी सर्किट 5% हो या फिर 10% किया गया हो, इसमें बार बार सर्किट लग रहा था, बहुत ज़्यादा सर्किट लग रहा था। जब ये 2000 के आंकड़े को जब इसने पार किया था तो उसके बाद तो आपने देखा होगा लगातार सर्किट लगना चालू हो गया था इसमें, और ये प्राइस का वेरिएशन भी बहुत ऊपर नीचे इसमें चल रहा था। तो यही सब जो है जब रडार पे आ जाता है एक्सचेंज का तो फिर उस पर एक्शन ऐसा लिया जा सकता है, और यही FL के साथ भी वह डायरेक्टली इसको स्टेज 4 में डाल देगा। अब इसके प्राइस के बारे में बात करते हैं कि स्टेज 4 में तो क्या इसका प्राइस यहाँ से गिरेगा। देखिए, प्राइस स्टेज 4 में रहता है तो उसमें कॉशियस रहना चाहिए आपको। अब किसी भी स्टॉक में आप देख लीजिए, अगर कोई भी स्टॉक हो उसमें उसको ASM में डाला गया हो या नहीं डाला गया हो, किसी भी स्टॉक का प्राइस तभी गिरता है जब उसमें सेलिंग होती है। तो अगर आपने जो भी इसमें इन्वेस्टर्स है अगर उन्होंने सेल किया तो फिर स्टॉक का दाम गिरेगा, और सेल नहीं किया तो फिर उसका दाम नहीं गिरेगा। तो इसलिए मेरी एडवाइस है कि जो भी इसमें इन्वेस्टर्स आप बने हुए हैं सेल मत कीजिए उसको। अगर आप सेल नहीं करेंगे तो स्टॉक का प्राइस गिरने वाला है नहीं, चाहे वो ऐसे में हो चाहे नहीं हो। तो फिर आप उसमें उसको दबा करके माल बैठे रहिए, उसका स्टॉक का प्राइस जो है उसको गिरने मत दीजिए, सेल मत कीजिए स्टॉक को। और लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत ही अच्छा है। और आगे बढ़ने की जहाँ तक बात है तो अगर स्टॉक में बाइंग होती है तो जैसा ऐसे में हो चाहे नहीं हो स्टॉक तो आगे जाएगा ही अगर ज़्यादा बाइंग होगी तो। लेकिन आगे जाने का चांसेस कम इसीलिए क्योंकि इस तरह का स्टॉक जब ऐसे में आ गया है तो कोई भी इन्वेस्टर जो है ऐसे तो लॉन्ग टर्म में अभी भी मेरे ख्याल से, ये मेरी राय है, जरूरी नहीं कि आप इससे सहमत, तो अभी भी बाय करने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए तो भी बाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या होगा कि जब ऐसे में डाल दिया गया है तो कोई मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादा बाइंग इस स्टॉक में होगी। तो स्टॉक का जो प्राइस है वो आगे जाने का चांसेस तो नहीं लगता है मुझे तो फिलहाल। और जो गिरने का चांस अगर इन्वेस्टर्स ने सेल करना शुरू किया तो फिर गिर सकता है, और अगर कोई सेल नहीं करेगा तो स्टॉक का प्राइस यहीं पर अटका रहेगा। तो इसलिए अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मेरी एडवाइस है इसमें सेल मत कीजिए, लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉफिट देगा ये स्टॉक अच्छा है, इसका सब कुछ देखिए। मैंने पहले भी बताया परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छा रहा है, एनुअली ग्रोथ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ अच्छा है कंपनी का। पर फिलहाल ये जो ऐसे में डाल दिया गया अभी 90 डेज़ तक इसमें रहेगा, और फिर अगर क्राइटेरिया फुलफिल करता है तो मैंने जैसा बताया स्टेज वाइज स्टेज 3, 2, 1 फिर वीकली जो है रिव्यू होगा उसके बाद बाहर हो सकता है। तो फिलहाल अगर लॉन्ग टर्म है तो बने रहिए, शॉर्ट टर्म में इसमें इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, यही मेरी राय रहेगी। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ आपको कि आप कुछ भी करना चाहते हैं इस स्टॉक में बाय सेल होल्ड, तो ये मैंने अपनी राय बताई, ज़रूरी नहीं है कि आप ऐसा करें। आप अपना खुद का रिसर्च जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपना पैसा लगा रहे होंगे तो अपना रिसर्च कर लीजिएगा। आपके रिसर्च पे अगर स्टॉक में आपको लगता है कि आपको कोई भी फैसला लेना है तभी लीजिएगा। तो दोस्तों यही इस वीडियो से मैं आपको बताना चाहता था।
उम्मीद है कि आपको एएसएम के बारे में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।